अगर स्थिति ऐसी है जिसमें आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो एक्सेप्ट करके माफ कर दें। याद रखें कि माफ करना एक ऐसी चीज है जो आप अपने लिए करते हैं, ना कि दूसरे इंसान के लिए। जब आप माफ करते हैं तो आप दूसरे इंसान पर नाराजगी जताने और उसे ब्लेम करने के तनाव और बर्बाद होने वाली ऊर्जा से खुद को आजाद कर रहे होते हैं। कभी कभी हम खुद बाहरी स्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उस समय आप ये देख सकते हैं कि अंदर से उनके बारे में कैसे बात करनी है और सकारात्मक लहजे का इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए यह कहने के बजाय मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया और अपनी फैमिली का पैसा बर्बाद कर दिया, मैंने भी बहुत मेहनत की, इसके बावजूद पास नहीं हुआ, मैं कितना बेवकूफ हूँ। आप कह सकते हैं इन सब के बजाय कि मैंने गलती की है और मैं इससे खुश नहीं हूँ, लेकिन ये एक घटना मुझे परिभाषित नहीं करता। मैं इन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ूंगा और अगली बार बेहतर प्रदर्शित करूंगा। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ उससे हम सहमत होते हैं या आपको ये पसंद है और इसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम उस चीज को शांति से स्वीकार करते हैं जिसे आप हकीकत में बदल नहीं सकते, इसलिए उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप कर सकते हैं। अगला है अडेप्ट। लॉन्ग टर्म में अगर आप कस्टमाइजेशन कर सकें तो तनाव को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे। कस्टमाइजेशन का मतलब है आपकी दुनिया को देखने के नजरिए, आपके लक्ष्यों, आपके बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस में जरूरत के अनुसार बदलाव करना। किसी ऐसे इंसान की तरह ना बने जो हमेशा परफेक्शनिस्ट मानसिकता का है। परफेक्शन के चक्कर में इसलिए तनाव में रहता है क्योंकि वो अक्सर भी अपने तय किए हुए स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं कर पाता। तो तनाव को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि वे सुपरमैन बनने का रास्ता ढूंढे, बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करें ताकि उसके नई एक्सपेक्टेशंस ज्यादा सुटेबल और हकीकत के अनुसार हो। स्ट्रेस को अपनाने का मतलब है कि आप जिंदगी का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए खुद को बदल लें। इसके लिए होपलेस विचारों में शामिल होने से इनकार कर दें और जानबूझकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनने की अभ्यास करें। इस तरह सिर्फ नजरिए बदलने से आप अक्सर अपनी मानसिकता को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिससे परेशानी में भी मौके नजर आने लगते हैं। क्योंकि जब हम तनाव फ्रेंडली हो जाते हैं तो खुद को मजबूत बनाने के तरीके ढूंढते हैं। इसके लिए हर दिन उन सभी अमेजिंग चीजों की थैंक यू लिस्ट बनाने की आदत डालें जो आपको असल जिंदगी में मिली है। इसके अलावा अफर्मेशन करें कि आप मजबूत हैं और विपरीत परिस्थितियों से डील कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की शक्तिशाली अप्रोच, विचारों और मोटिवेशन है तो आप कॉन्फिडेंस से स्थितियों का सामना कर सकते हैं और इस मानसिकता के साथ जीने से पर्सनैलिटी बेहतर बनती है। तो ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल। जब आप खुद को तनाव में महसूस करें तो रुकें और उसे देखें। स्थिति चाहे कितनी भी तनावपूर्ण हो, आपके लिए सक्रिय इसे डील करने का सही तरीका हमेशा मौजूद होता है। आप तनाव के सामने हेल्पलेस नहीं हैं। आपके पास टूल्स मौजूद हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए बस थोड़ी सी जागरूकता और अकल की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए वर्क प्लेस पर कोई कलीग आपको दिन रात तनाव देता है तो चुप रहने की बजाय रुके और पूछे कि क्या आप कलीग से बच सकते हैं। कैफेटेरिया में उनसे मिलने से बचने के लिए आप अलग समय पर लंच करें या फिजिकली उनसे दूर बैठें। लेकिन मान लीजिए कि आप वीकली मीटिंग में उनका सामना करने से नहीं बच पाते। यहीं पर वे अक्सर आपको परेशान करते हैं तो आपके आइडियाज चुरा लेते हैं। तो आप स्थिति को बदलने के तरीकों के बारे में सोचें, जैसे आप मीटिंग से जल्दी बाहर कैसे निकल सकते हैं। आप अपने कलीग से पर्सनली बात करें और अपनी चिंताओं को शेयर करें कि मैं आपके इस व्यवहार से मीटिंग में अनकंफर्टेबल महसूस करता हूं। जब आप मुझे रोकते हैं तो लगता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। अगली बार मीटिंग में आप अपने आइडियाज शेयर करें और कृपया मुझे थोड़ा सीमा में रहें। अगर इनमें से कुछ भी हकीकत में संभव नहीं तो स्थिति को स्वीकार करें। किसी करीबी दोस्त से अपनी निराशा के बारे में बात करें या अपने आप को ये हकीकत समझाएं कि उस कलीग का नेचर ही ऐसा है, वो सभी को परेशान करता है, इसीलिए उसे व्यक्तिगत रूप से ना लें। आखिर में आप ज्यादा आत्मविश्वासी और आउटस्पोकन व्यक्ति बनने पर काम करके
उसे काबू कर सकते हैं। जब आपको ये एहसास हो जाए कि मीटिंग में आपको भी बोलने का उतना ही हक है जितना कि किसी और का, तो आप आत्मविश्वास से कहें कि मैं भी बोल रहा हूं, कृपया बाद में अपनी बात कह लेना, और जारी रखें। इसे आप ओवर थिंकिंग को रोक सकते हो। अगला है चैप्टर नंबर 6, तनाव डायरीज और जर्नल्स का इस्तेमाल करें। अपने रोज के अनुभव के बारे में ज्यादा जागरूकता लाने का एक कठोर तरीका ये भी है कि इसे लिख लें। ज्यादा सोचने से कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में एक साथ लाखों चीजें चल रही हैं, और ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि आपकी चिंता के पीछे सच में कौन सा कारण है। एक तनाव डायरी आपके ट्रिगर्स और उन पर आपके रिस्पॉन्सेस को क्लियर करने में आपकी मदद कर सकती है। वहां से आप अपने तनाव के स्तर को प्रबंधित करने के लिए सक्रिय कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। एक तनाव डायरी आपके तनाव का स्तर और उससे जुड़ी जानकारी का एक रिटन रिकॉर्ड होती है, जिसके बारे में आप बाद में एनालाइज कर सकते हैं और तनाव को प्रबंध करने के लिए कदम उठा सकते हैं। हम सभी को जीवन में कुछ तनाव की जरूरत होती है और कुछ तनाव को खत्म करने की जरूरत होती है। इसीलिए इस डायरी से आपको क्लियरली यह पहचानने में मदद मिलेगी कि कौन सा तनाव आपके लिए ठीक है और कौन सा नहीं। हर एंट्री को समय और डेट के साथ रिकॉर्ड करें और आप कभी कैसा महसूस कर रहे हैं उसके आधार पर अपने आप को रेटिंग दें। उदाहरण के लिए, बिल्कुल भी तनाव ना होने पर 1 और बहुत ज्यादा तनाव के लिए 10 की रेटिंग दें। तनाव मेजर के लिए अपने फिजिकल सिम्टम्स को नोट कर सकते हैं। ये भी ध्यान दें कि यह तरीका तनाव को मापने के लिए कितना प्रभावशाली है। फिर हाल ही में हुए किसी भी तनावपूर्ण घटना पर ध्यान दें और साथ ही ये देखने की कोशिश करें कि आपकी वर्तमान स्थिति का क्या कारण है, और अंत में ध्यान दें कि आपके घटना पर कैसा प्रतिक्रिया दिया है आपने और परिणाम क्या था उसका। उदाहरण के लिए, पिता के कंधे की सर्जरी के बारे में एक तनावपूर्ण मैसेज लेखक को प्राप्त हुआ 4 फरवरी को 9:15 पर सुबह, और ये देखकर थोड़ा थोड़ा थका हुआ महसूस होने लगा, पेट में अजीब सा महसूस होने लगा, काम पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होने लगी। आपको लगता है कि ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आपको उनके साथ कुछ बुरा न हो जाए इसकी चिंता है, इसीलिए आप मैसेज का रिप्लाई देने से बच रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि इससे समस्या और भी बढ़ सकती है। हर बार जब आपको अपना मूड बदलता हुआ महसूस हो या जब काफी तनाव हो तो कहीं लिख लें। कुछ दिनों या एक हफ्ते बाद उस डायरी को लें और फिर उसे विश्लेषित करते हुए तनाव के पैटर्न को ढूंढें। जैसे तनाव के सबसे कॉमन कारण क्या है, यानी आमतौर पर तनाव में अचानक मूड बदलने से पहले क्या होता है, और इन घटनाओं ने पिछले दिनों आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे प्रभावित किया, और आपने इन घटनाओं पर इमोशनली और प्रैक्टिकली कैसे रिएक्शन दिया, और क्या आप जागरूक हैं, क्या आप तनाव के ऐसे लेवल्स की पहचान कर पा रहे हैं जो आपकी उत्पादकता के लिए आरामदायक और फायदेमंद हो। जब आप इस तरह अपनी तनाव डायरी को एनालाइज करते हैं तो रियल डाटा के साथ काम कर रहे होते हैं जो आपको प्रैक्टिकल बदलाव करने में मदद कर सकते हैं। आप कुछ बदलाव के बारे में हैरान होने लगेंगे और तुरंत बदलाव करने में सक्षम भी होंगे। आपको हमेशा तनाव डायरी रखने की जरूरत नहीं है। हकीकत में कुछ हफ्तों तक इसका इस्तेमाल करने के बाद प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है और आप इस चीज की ज्यादा जागरूकता विकसित करने लगते हैं कि कारण क्या है और उसे ठीक करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। एक बार जब आप अपने जीवन में तनाव के असली कारणों को समझ लेते हैं तो ठीक करने के लिए 4S टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तनाव को कम करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल या शेड्यूल को संगठित करें। अगर आप देखते हैं कि आपका सारा तनाव एक ही इंसान से आ रहा है तो आप उसे रिलेशन के चारों तरफ कुछ लिमिटेशंस लगा सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि गुस्सा करने से चीजों को संभालना मुश्किल हो जाता है तो अपने गुस्से को कम करने पर काम करना शुरू करें। अगर आपकी जॉब लगातार चिंता का कारण बनी हुई है
तो इसे ठीक करने का अंदाजा लगाकर कुछ समय के लिए छुट्टी ले सकते हैं या जॉब को बदल सकते हैं। जो भी तनाव हो उसे लिखे जरूर, क्योंकि चीजों को लिखने से अपने आप ही तनाव दूर होने लगता है और ये आपको अपने थॉट्स को इकट्ठा करने और प्रॉब्लम्स को सुलझाने और अपनी अंदरूनी आवाज को सुनने में मदद करता है। इस तरह ये डायरी एक थेरेपिस्ट की तरह काम करती है। आपको जो पसंद है और जो आपके सिचुएशन में काम करता है उसके अकॉर्डिंग जर्नलिंग या एक डायरी का इस्तेमाल करें। अगर आपका मूड खराब है, आप खराब मूड से जूझ रहे हैं, तो आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल करना चाहिए। बस रोजाना उसमें 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। जैसे छोटे से छोटी चीज भी हो सकती है, जैसे आपकी सुबह की कॉफी का अच्छा टेस्ट, आज सड़क पर चलते हुए दोस्त से मिलने पर खुशी या नई जीन्स को पहनने से अच्छा महसूस होना। ये तरीका बारीकी से आप ध्यान करके रिसोर्सेज और पॉसिबिलिटीज पर शिफ्ट कर देगा और आपके एक्सपीरियंसेस को नया रूप देगा। अगर आप किसी दर्दनाक लाइफ इंसिडेंट या बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, तो सिर्फ इमोशनली अच्छा फील करने के लिए जर्नल लिखें। अपनी सभी फीलिंग्स को डायरी के कागज पर लिख दें और ये भी लिखें कि उसकी जगह आप कैसा फील करना चाहते हैं। ऐसा करने के बाद आप नेचुरली सेल्फ अवेयरनेस फील करेंगे और आगे बढ़ने के लिए कुछ साइंस देख पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है तो बुलेट जर्नलिंग को आजमाएं। इसमें आप डेली गोल्स, प्रायोरिटीज और अच्छी यादों पर नजर रखने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। चीजों को शॉर्ट रखने से आपको ऑर्गेनाइज रहने और लाइफ में खुशी को जोड़ने में अच्छी मदद मिलेगी। कुछ लोग बुलेट जर्नलिंग को आर्ट के साथ काम करना पसंद करते हैं। खुद को एक्सप्रेस करने और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस तरह के कलर और इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप तरीके से अच्छा महसूस नहीं करते तो उसे छोड़ दें। इस जर्नलिंग को कुछ पॉजिटिव और रियलिटी के साथ पूरा करने की कोशिश करें। जैसे अंत में एक पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखें, कुछ पॉजिटिव एक्शंस लिखें या उसमें आगे बढ़ने वाली कुछ पॉसिबिलिटीज और सॉल्यूशंस का रास्ता लिखें। अगर आप खुद को पास्ट की दुखी यादों से लौटते हुए पाते हैं तो अवेयरनेस के साथ अपना पास्ट डिजाइन करें। इसके लिए पास्ट की अच्छी यादों और लर्निंग्स को लिख लें और उन चीजों को भी नोट कर लें जिन्हें पास्ट में आप बदल नहीं पाने के कारण दुखी थे, लेकिन आप बदल सकते हैं। फिर उन इंसिडेंट्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें और ऐसे थीम पैटर्न की तलाश करें जो उन सभी को एक साथ जोड़ता है। जैसे कि आज का पल कैसे पास्ट से जुड़ता है, और फिर अपने आप से पूछें कि आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पास्ट में की गई गलतियों पर शिकायत कर रहे हैं तो इस तरह से एक कहानी बना सकते हैं। इस तरह से लिखें कि आप बेवकूफ नहीं थे जिसने कुछ गलत किया, बल्कि आप युवा थे और सीख रहे थे और अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस में आप लगातार बेहतर हो रहे थे। आप देख सकते हैं कि उस समय की गई गलती ने आज आपको ज्यादा मैच्योर बना दिया है। अगला आता है चैप्टर नंबर 7, जिसमें है अपने समय और इनपुट्स को मैनेज कैसे करें। हमारी चिंता का सबसे बड़ा सोर्स खराब समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट है। आप उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं जो दुखी करती हैं और उन चीजों को पर्याप्त समय देने से टाल जाते हैं जिनको सच में खुशी मिलती है करने से। आप इंजॉयमेंट और आराम के लिए शायद ही कभी समय निकाल पाते हैं। इसीलिए अपने तनाव के लेवल को कम करने के लिए सक्रिय रूप से ऐसा करना चाहिए। इसके लिए आप डेली रूटीन बना सकते हैं और अपने कामों को प्राथमिकता के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके पूरा करने से आप खुशी के साथ बिना किसी तनाव के आगे बढ़ेंगे। एलन के इनपुट प्रोसेसिंग तरीकों को अपनाएं। इसमें सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि कॉल, ईमेल जैसी सबसे छोटी एक्साइटेड चीजों पर भी
कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। फिर आपको अपनी वर्तमान प्रतिक्रिया के बेस पर रिएक्शन देने के बेहतर तरीके की प्लानिंग बनानी है। एक दूसरा उपयोगी तरीका लक्ष्यों का इस्तेमाल करना है। आपके गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। अपने लक्ष्य को बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ नोट करें ताकि आप जान सके कि सच में क्या करना है। फिर ये मेजर के लिए कोई स्टैंडर्ड या पैमाना बनाएं जिसे आपको पता चलेगा कि आपने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। तय करें कि आप लक्ष्य हासिल करने के लायक और कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे सिर्फ सपने में ही देखा जा सके, हकीकत में उसका कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो। ये देखें कि ये लक्ष्य आपके जीवन की वैल्यूज से कैसे जुड़ा है और उसे हासिल करने से आपकी लाइफ में कौन सा पर्पस पूरा होगा। अंत में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें ताकि आप इसे तय समय में पूरा कर सकें। कंक्लूजन के तौर पे देखें तो स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब की समरी, अब तक आपने इससे जो भी सीखा है आपको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि आपको आसानी से मेन चीजें याद हो जाए। सबसे पहला है ओवरथिंकिंग का मुख्य कारण जरूरत से ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना, और दूसरा है ओवरथिंकिंग से होने वाले तनाव को रोकने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं, जिसमें है उल्टी गिनती यानी कि 5 4 3 2 1 तरीका। तनाव के दौरान धीरे धीरे 5 से 1 तक उल्टी गिनती करना। जैसे ही आप उल्टी गिनती करते हैं अपने 5 सेंसेस में से एक को शामिल करने के लिए हर संख्या को एक साइन के रूप में इस्तेमाल करें। 5 पर अपने आसपास के माहौल में 5 चीजों को देखें, 4 पर 4 अलग अलग साउंड्स सुने और 3 पर 3 अनुभूतियों को महसूस करें। 2 पर 2 स्मेल्स का पता लगाएं और 1 पर किसी एक स्वाद को पहचानें। चिंता करने के लिए एक समय तय कर लें क्योंकि ज्यादातर समय हमारी चिंताएं सिर्फ स्वीकार्य होना चाहती हैं। चिंता करने के लिए एक निर्धारित समय तय करके आप अपनी चिंता को स्वीकार करते हैं और उसे समय के एक छोटे हिस्से तक ही सीमित रखते हैं। कई बार तो वह समय आते आते चिंता याद ही नहीं रहती। और आखिरी तरीका है अपने जीवन में और आसपास सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें। अब आती है स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब की समीक्षा करना। स्टॉप ओवरथिंकिंग निक ट्रेंटन की एक प्रैक्टिकल गाइड है जो ओवरथिंकिंग के साइकिल से मुक्त होने के लिए एक्शनेबल स्ट्रेटजीज प्रदान करती है। किताब ओवरथिंकिंग के मूल कारणों को समझने में इंसाइट्स प्रदान करती है और अत्यधिक विचारों को मैनेज करने की तकनीक भी बताती है। ये पाठकों को उसके दिमाग पर नियंत्रण पाने में मदद करने के लिए कॉग्निटिव व्यवहार तरीकों को माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ती है। संबंधित उदाहरणों और चरण दर चरण निर्देशों के साथ ये व्यक्तियों को नकारात्मक विचार के पैटर्न को चुनौती देने और चिंता को कम करने और अपनी निर्णय क्षमता में सुधार करने का रास्ता दिखाती है। कुल मिलाकर स्टॉप ओवरथिंकिंग उन लोगों के लिए एक बहुत ही मूल्यवान संसाधन है जो अपने दैनिक जीवन में अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण मेंटल स्टेट से ग्रो होना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।